हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। इंडियन पॉलिटिक्स का हम चैप्टर नंबर 4 आज इस वीडियो में करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो हमारा था एफ्रो एशियन यूनिटी। ये हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड हो सके, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें टॉपिक दे रखा है वो है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। यानी कि पहले तो शांति मतलब पीस लिखी हुई है, फिर कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब चाइना के साथ पहले तो हमारे इंडिया के जो रिलेशंस थे वो पहले तो अच्छे थे, यानी कि पहले तो शांति वाला वातावरण था। लेकिन बाद में क्या होता है, इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए पहले पीस लिखा है फिर कॉन्फ्लिक्ट लिखा है। तो पाकिस्तान का तो हमें पता है इंडिया के साथ पाकिस्तान की कैसी रिलेशनशिप है। फ्री इंडिया यानी कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया था तो इसने अपनी जो चाइना है उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप की फ्रेंडली नोट पर। ठीक है, यानी कि पहले के टाइम पर इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी फ्रेंडली थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर एक स्लोगन काफ़ी फेमस हुआ था, और वो स्लोगन क्या था, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, ये जो स्लोगन था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया और चाइना की जो रिलेशनशिप थी वो एक फ्रेंडली नोट पर शुरू हुई थी। आफ्टर चाइनीज़ रेवोल्यूशन इन 1949 में चाइना जो है वो रिवोल्यूशन करना शुरू कर देती है। तो इंडिया ही पहली ऐसी कंट्री थी जिसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया। अब जो नेहरू थे, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनको लग रहा था कि उनका जो नेबर है, मतलब चाइना जो है वो उनका नेबर है, जो कि वो भी जो है वेस्टर्न डोमिनेशन से बाहर आया है, और ये नई गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहते थे इंटरनेशनल फोरम में। ठीक है, मतलब जो नेहरू जी थे वो क्या सोचते थे कि जो चाइना है और इंडिया जो है, चाइना और इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन बन सकते हैं और चाइना इंडिया को हेल्प कर सकता है, और वैसे ही फिर इंडिया भी चाइना को हेल्प करेगा। तो नेहरू जी ये सोच रहे थे कि फ्यूचर में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चाइना और इंडिया के बीच में वॉर होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। चाइना और इंडिया के बीच में वॉर होती है, 1962 की वॉर होती है। वो क्यों होती है वो भी देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि जो कुछ और जो दूसरे लीडर्स थे, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, तो ये टेंशन में थे कि ऐसा नहीं होगा कि चाइना कभी फ्यूचर में एग्रेसिव हो ही ना, बल्कि इनका मानना ये था कि इंडिया फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि चाइना एग्रेसिव हो जाए, और इससे इंडिया और चाइना में वॉर की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन नेहरू जी सोच रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडिया को चाइना से किसी भी तरीके का अटैक फेस नहीं होगा। बहुत लंबे टाइम तक चाइना का बॉर्डर जो है वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई, आर्मी नहीं की गई। अब ये आर्मी के जैसे ही होती है पैरामिलिट्री फोर्स, लेकिन ये लीगल नहीं होती है, मतलब ये किसी तरीके का मतलब एक एक्शन नहीं लेती है। जैसे आर्मी होती है ना, फाइट करना शुरू कर देती है, वैसे नहीं होती है। तो यहाँ पर चाइना के बॉर्डर पर इसी विश्वास के साथ कि फ्यूचर में चाइना कभी वॉर करेगा ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने क्या सोचा, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है उन्होंने तैनात कर दी। द जॉइंट इनुनिसिएशन ऑफ पंचशील, द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब जो पंचशील एग्रीमेंट है, ठीक है, ये जो पंचशील एग्रीमेंट है ये साइन किया जाता है इंडिया एंड चाइना के बीच में। अब ये क्यों साइन किया जाता है, इसमें 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि 5 ऐसे ऐसे मतलब सिचुएशंस रखी जाती है जिससे पीस जो है, शांति जो है वो बनी रह सके। उसमें से एक तो ये था कि ना तो इंडिया चाइना के मामले में इन्वॉल्व होगा और ना ही चाइना इंडिया के मामले में इन्वॉल्व होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये थी, और बाकी कुछ और भी प्रिंसिपल्स इसमें रखे गए थे बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो कि उस टाइम पर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, एंड चाइनीज़ प्रीमियर, चाइना में कौन थे, जोहू एनलाई। तो इनके द्वारा ऑन 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954
1954 को जो है 29 अप्रैल 1954 को ये साइन किया जाता है। तो ये एक स्टेप लिया गया था कि जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इंडिया एंड चाइनीज़ लीडर्स, इंडिया और चाइना के जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे की कंट्री में विजिट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने इसके बारे में पढ़ा, ओवरव्यू देखा कि किस तरीके से शांति किस तरीके से यहाँ पर इंडिया और चाइना में बनाए रखने की कोशिश की जाती है पंचशील एग्रीमेंट को साइन करने के बाद। फिर यहाँ पर आती है तिब्बत की वॉर। अब ये तिब्बत की वॉर में क्या बोला जाता है, क्या होता है, ये हमें इसमें देखना है। तो तिब्बत जो है वो पहले के टाइम पर मतलब इंडिपेंडेंट होता था, लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना जो है तिब्बत को एनेक्स करने की कोशिश करता है, यानी कि तिब्बत पर अटैक करना शुरू कर देता है, वहाँ पर अपना जो डोमिनेंस है उसको शो करना शुरू कर देता है। तिब्बत के जो लोग थे वो चाइना में नहीं जाना चाहते थे, चाइना में इंक्लूड नहीं होना चाहते थे। अब तिब्बत के एक लीडर थे दलाई लामा, और काफ़ी सारे दूसरे लोग भी थे। तो ये क्या करते हैं, जो इंडिया है ना, अब यहाँ पर इतना ज़्यादा ये अगर डोमिनेशन दिखाएंगे अपना, अगर चाइना इतना ज़्यादा अपना डोमिनेशन दिखाएगा तो ये जो दलाई लामा जो लीडर है और बाकी के जो लोग हैं वो माइग्रेट होना शुरू कर देते हैं और इंडिया में आकर शरण ले लेते हैं, ठीक है, इंडिया में आकर शरण ले लेते हैं। अब चाइना ये कहता है कि इंडिया ने हमारे खिलाफ जो लोग थे उनको शरण दी है, इंडिया ने शेल्टर प्रोवाइड किया है। तो इंडिया ने जो पंचशील एग्रीमेंट जो हमने पहले पढ़ा, पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था, तो पंचशील एग्रीमेंट को इंडिया ने वायोलेट किया है। ये चाइना इंडिया के खिलाफ बोलता है कि पंचशील एग्रीमेंट को अच्छे से फॉलो नहीं किया इंडिया ने, और इस वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में वॉर शुरू होते हैं जिसको 1962 की वॉर कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका ओवरव्यू था। अब हम पढ़ते हैं तिब्बत में क्या दे रखा है। द प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन कॉल्ड तिब्बत, जो सेंट्रल एशिया है उसका जो प्लेट्यू है उसी को तिब्बत कहते हैं। तो यहाँ पर हिस्ट्री में टेंशन्स क्रिएट हुई थी इंडिया और चाइना में, इसी की वजह से फ्रॉम टाइम टू टाइम, हिस्ट्री में टाइम टू टाइम क्या होता है, चाइना ने क्लेम किया है कि इनका तिब्बत पर कंट्रोल था, एंड टाइम टू टाइम तिब्बत इंडिपेंडेंट भी रहा है। लेकिन 1950 में चाइना जो है तिब्बत पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है, तिब्बत को एनेक्स करना शुरू कर देता है। जो तिब्बत की जो पॉपुलेशन के जो तिब्बत की जो पॉपुलेशन थी वो नहीं चाहती थी कि वो चाइना में मिल जाए, अपोज किया इस चीज़ के लिए। इंडिया ने परसुएड किया चाइना को कि तिब्बत के जो क्लेम है, तिब्बत जो चाहता है इंडिपेंडेंस के लिए, उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाए। जब पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और चाइना में, थ्रू वन ऑफ इट्स कोजेज आउट रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसमें से एक जो प्रिंसिपल था ना वो ये था कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको रिस्पेक्ट करेगी। सोवर्निटी मतलब जो गवर्न करने की जो पावर है ना दोनों देशों की, तो कोई भी एक दूसरे में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। इंडिया कॉन्सिडर्ड चाइनाज क्लेम ओवर तिब्बत, इंडिया ने इंडिया ने चाइना के ऊपर सवाल उठाए कि चाइना ने किस तरीके से तिब्बत को क्लेम किया है। तो तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर थे, जो रिलीजन से, जो धार्मिक जो लीडर थे, जो रिलीजन से जुड़े हुए जो लीडर थे, दलाई लामा, इन्होंने क्या किया, एक्कम्पनीड द चाइनीज प्रीमियर जोहू एनलाई ड्यूरिंग द ऑफिशियल चाइनीज विजिट टू इंडिया इन 1956। तो जब मीटिंग हो रही थी चाइनीज़ प्रीमियर जोहू एनलाई जो थे, और जब उन्होंने इंडिया में विज़िट किया तो वहाँ पर जो मीटिंग चल रही थी 1956 में, उसको दलाई लामा ने अटेंड किया। उन्होंने नेहरू को इन्फॉर्म किया कि तिब्बत में जो सिचुएशन है, दलाई लामा ने कहा कि जो तिब्बत में सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा बुरी हो रही है, लेकिन चाइना ने एश्योर किया था इंडिया को कि तिब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनमी पावर दी जाएगी, जैसे चाइना में जो दूसरे रीजन है उससे ज़्यादा ऑटोनमी जो है दी जाएगी तिब्बत को। तो 1958 में वहाँ पर आर्म अपराइजिंग होता है, यानी कि हथियार वगैरह उठा लिए जाते हैं तिब्बत में, चाइना की ऑक्यूपेशन, यानी कि चाइना जिस तरीके से इन्वेड कर रहा था वहाँ पर उसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ तिब्बत हथियार उठा लेता है। लेकिन चाइना की जो फोर्सेज होती हैं, जो सेना होती है वो सप्रेस कर देती है,
इस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को, सेंसिंग दैट सिचुएशन हैड बिकमिंग वर्स, कि सिचुएशन और भी ज़्यादा बुरी हो रही थी। इसको देखते हुए 1959 में दलाई लामा क्या करते हैं, इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं और वहाँ पर असाइलम ले लेते हैं, वहाँ पर शरण ले लेते हैं, जो कि दे दी जाती है इंडिया के द्वारा। चाइना की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया कि कैसे इंडिया के जो लीडर है वो दलाई लामा के लीडर को क्यों इंडिया में आने दे रहे हैं जबकि पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो क्या होता है, ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी, जो जो आखिरी की जो सेंचुरी बची हुई होती है उसमें जो तिब्बत के जो लोग हैं वो भी रेफ्यूगी ले लेते हैं, यानी कि वो भी शरण ले लेते हैं इंडिया में। जो कैंप्स है वो बनाना वहाँ पर शुरू कर देते हैं, रेफ्यूगी कैंप्स इंडिया में आना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की वहाँ पर भी जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंडिया और चाइना में तो पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो ऐसा तो इंडिया कर ही नहीं सकता था, फिर भी इंडिया ने किया। इंडिया में पर्टिकुलरली जो दिल्ली है वहाँ पर सेटलमेंट्स है, यानी लार्ज सेटलमेंट्स, यानी कि तिब्बत की जो रेफ्यूगीज़ हैं वो बना रखी हैं वहाँ पर, ताकि जो तिब्बत के जो लोगों ने माइग्रेशन किया था तो वहाँ पर आकर रहे भी। धर्मशाला भी बनाई गई है हिमाचल प्रदेश में तिब्बत के लोगों के लिए, लार्जेस्ट रेफ्यूगी सेटलमेंट जिसे कहा जाता है तिब्बत की इंडिया में। दलाई लामा जो है उन्होंने भी जो है धर्मशाला बनाई थी, धर्मशाला को ही उन्होंने अपना घर बना लिया था इंडिया में। 1950s और 60 से बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज़ हैं इंडिया में, सोशलिस्ट पार्टी को इंक्लूड करके, जनसंघ को इंक्लूड करके, तो इन्होंने क्या किया था, तिब्बत की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट भी किया था। तो चाइना ने क्या किया, हैज़ क्रिएटेड द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, तिब्बत जो है उसको एक ऑटोनोमस रीजन बना दिया चाइना ने, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट, मतलब है तो चाइना का ही पार्ट, लेकिन एक तरीके से जैसे इंडिया में पहले जम्मू कश्मीर जो है JNK, जम्मू कश्मीर को ऑटोनमी दे रखी थी ना, उसी तरीके से चाइना ने भी तिब्बत को ऑटोनमी दे रखी थी। तिब्बत के जो लोग हैं उन्होंने अपोज किया, चाइना ने किस तरीके से तिब्बत को क्लेम किया है, अपनी चाइनीज़ टेरिटरी का पार्ट मान रहे हैं, तो तिब्बत के लोग नहीं चाहते थे कि वो चाइना के टेरिटरी का पार्ट बने। तो इन्होंने भी जो पॉलिसी थी तिब्बत, द पॉलिसी ऑफ ब्रिंगिंग इनटू तिब्बत मोर एंड मोर चाइनीज सेटलर्स। अब इस चीज़ को भी अपोज किया जाता है कि जैसे अगर तिब्बत जो है अगर वो चाइना का पार्ट बन जाएगा, अगर तिब्बत और चाइना एक हो जाएंगे, मतलब इसका पार्ट बन जाएगा, तो यहाँ से चाइना के जो सेटलर्स हैं वो यहाँ पर माइग्रेट होंगे और तिब्बत के लोग भी चाइना में जाएंगे। तो तिब्बत के लोगों ने अपोज किया कि चाइना के जो लोग हैं वो तिब्बत में क्यों आ रहे हैं, तो इस चीज़ को भी अपोज किया। तिब्बत का जो डिस्प्यूट है चाइना के साथ, कि इस रीजन को ऑटोनमी दी जानी चाहिए, इस चीज़ पर भी डिस्प्यूट चलता है। एंड दे थिंक कि चाइना जो है वो तिब्बत का जो ट्रेडिशनल रीजन है, जो तिब्बत का कल्चर है, उसको अंडरमाइन करना चाहते हैं, वो चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा तिब्बत के लोग मानते थे। ठीक है, जो तिब्बत के लोग थे वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। ठीक है, बुद्धिज़्म उनका मोस्टली बुद्धिज़्म उनका रिलीजन होता था, तो इस वजह से चाइना में ऐसे रिलीजन को नहीं मानते थे। तो ये सोच रहे थे तिब्बत वाले लोग कि चाइना जो है इनकी बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इस तरीके से चाइना और तिब्बत में यहाँ पर लड़ाई भी हुई है। अब आगे हम टॉपिक देखते हैं, चाइनीज़ इन्वेजन इन 1962। अब चाइना और इंडिया के बीच में वॉर होती है 1962 में। टू डेवलपमेंट स्टेट दिस रिलेशनशिप, दो डेवलपमेंट्स हुई है जिन्होंने इस चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप को शेप दिया है। चाइना ने एक तो तिब्बत को एनेक्स किया था 1950 में, और हिस्टोरिकल मतलब तिब्बत जो एक बफर का काम कर रहा था, बफर स्टेट का काम कर रहा था। कैसे, क्योंकि ये जो इंडिया है और इंडिया में या इस एरिया में तिब्बत है, ठीक है, और पीछे चाइना है, तो ये तिब्बत जो है वो इंडिया को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था चाइना से। ठीक है, एक बफर स्टेट का काम कर रहा था। तो ये बफर, एक तो हिस्टोरिकल बफर जो था दोनों कंट्रीज़ में, इसको हटा दिया चाइना ने, क्योंकि अब तिब्बत तो चाइना का पार्ट है। और इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको ओपनली अपोज नहीं किया, बट आज मोर इन्फॉर्मेशन केम इन अबाउट दिस सप्रेशन। लेकिन जैसे ही जैसे तिब्बत के कल्चर के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आती गई कि तिब्बत के कल्चर को क्या किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, तो इंडिया की गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा। तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, उन्होंने इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम लिया, शरण ली 1959 में। चाइना ने एलिगेशन लगाया इंडिया की गवर्नमेंट पर कि वो एंटी चाइना एक्टिविटीज़ जो हैं उसको
और अलो कर रहे हैं इंडिया में, जबकि पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ है। अ लिटल अर्लियर बाउंड्री डिस्प्यूट, यानी कि उससे पहले जो बाउंड्री डिस्प्यूट भी इंडिया और चाइना के बीच में होता है, इंडिया क्लेम करता है कि जो बाउंड्री है वो ये मैटर पहले ही सॉल्व हो चुका है कॉलोनियल टाइम पर, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तभी सॉल्व हो गया था। लेकिन चाइना कहता है कि हम तो कॉलोनियल डिसीजन को मानते ही नहीं है, हमारे लिए वो अप्लाई नहीं होता है, दोबारा से ये बाउंड्रीज को सेटअप किया जाएगा। तो जो मेन डिस्प्यूट था वो था वेस्टर्न और ईस्टर्न एंड को लेकर, मतलब जो बॉर्डर है उसका जो वेस्टर्न और उसका ईस्टर्न एंड जो है उसके ऊपर मेन डिस्प्यूट था। चाइना कहता है कि ये जो दो एरियाज हैं इंडिया की टेरिटरी के, एक तो अक्साई चीन वाला रीजन और दूसरा कौन सा है, एक तो अक्साई चीन रीजन जो कि लद्दाख में है, जम्मू एंड कश्मीर के, और दूसरा कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, दूसरी अरुणाचल प्रदेश वाली स्टेट थी। तो ये इसको क्लेम कर रहे थे, जिसको क्या कहा गया, NEFA, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटायर एजेंसी इसको नाम दिया गया। 1957 और 1959 में चाइना अक्साई चीन का जो एरिया उसको ऑक्यूपाई कर लेता है और एक रोड यहाँ पर, एक स्ट्रेटेजिक रोड को बिल्ड कर देता है। डिस्पाइट अ वेरी लॉन्ग कोरेस्पॉन्डेंस एंड डिस्कशन अमंग टॉप लीडर्स, तो जो लीडर्स हैं दोनों कंट्रीज़ के, वो डिस्कशन करते हैं लेकिन इनको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे जो छोटे छोटे जो बॉर्डर होते हैं दोनों आर्मीज़ में, तो वहाँ पर क्या होता है, लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। डू यू रिमेंबर द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो चैप्टर 1 जो था दूसरी बुक का, उसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में बताया गया था, कोल्ड वॉर वाले में, लेकिन वो कट है। ठीक है, वाइल द एंटायर वर्ल्ड्स अटेंशन वॉज ऑन द क्राइसिस इन्वॉल्विंग द टू सुपर पावर्स। अब जो दो सुपर पावर थे USA एंड USSR, तो पूरे वर्ल्ड की अटेंशन इन दो सुपर पावर्स के बीच में ही थी। चाइना उसी टाइम पर एक इन्वेजन कर देता है अक्टूबर 1962 में दोनों ही डिस्प्यूटेड रीजन्स पर, अक्साई चीन वाले रीजन पर भी और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन पर भी ये इन्वेड करना शुरू कर देता है। पहला अटैक जो है वो फर्स्ट वीक तक चलता है, 1 वीक तक चलता है, 1 हफ्ते तक चला, और चाइना की फोर्सेस जो है वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ को कैप्चर भी कर लेती है। दूसरी वेव होती है अटैक की, वो आती है दूसरे मंथ में, जब इंडिया की फोर्सेस जो हैं, Indian forces could block the Chinese advances on western front in Ladakh. In the east, Chinese managed to advance nearly to the end point of Assam plains. अब जब इंडियन आर्मी जो है वो जो वेस्ट वाला एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी, तभी चाइना ईस्ट वाले एरिया पर भी अटैक कर देता है। असम प्लेन का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर फाइनली चाइना डिक्लेयर करता है यूनिलेटरल सीज फायर, और इसके जो ट्रुप्स हैं उसको विड्रॉ कर लिया जाता है, उसको वापस ले लिया जाता है टू वेयर दे वर बिफोर द इन्वेजन बिगिन, यानी कि इन्वेजन जब शुरू हुआ था तब इसके जो ट्रुप्स जहाँ पर थे उसको वहाँ से वापस मंगा लिया जाता है और एक यूनिलेटरल सीज फायर जो है चाइना डिक्लेयर कर देता है। अब इसको यूनिलेटरल सीज फायर इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें इंडिया और चाइना के बीच में डिस्कशन होकर यूनिलेटरल सीज फायर नहीं बना, बल्कि चाइना ने खुद से ही ये डिसीजन लिया था। चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रॉड। इंडिया हैड टू अप्रोच दी अमेरिकन्स, इंडिया को जो है अमेरिकन्स के पास अप्रोच करना पड़ा, जाना पड़ा, और जो ब्रिटिश है उनसे हेल्प लेनी पड़ी, मिलिट्री असिस्टेंस हेल्प लेनी पड़ी, मिलिट्री की हेल्प लेनी पड़ी ताकि जो क्राइसिस है उसको सॉल्व किया जा सके। सोवियत यूनियन न्यूट्रल रहा इस मामले में क्योंकि चाइना ने पहले से ही जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाइना में ऑलरेडी थी, और सोवियत यूनियन जो है ना तो वो इंडिया के अगेंस्ट जा सकता, ना ही वो चाइना के अगेंस्ट जा सकता, क्योंकि इंडिया भी थोड़ा सा टिल्टेड था सोवियत यूनियन की तरफ और अच्छे रिलेशंस भी थे। तो इस वजह से सोवियत यूनियन जो है वो न्यूट्रल ही रहा। इट इंड्यूस्ड अ सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। एक तरफ तो हमारे लिए ह्यूमिलिएट करता है, हमें हमारे नेशन को ह्यूमिलिएट करता है चाइना 1962 की वॉर में जीत कर, और दूसरी ही तरफ हमारे जो लोग हैं, जो देश के लोग हैं, उनके अंदर जो नेशनलिज्म की स्पिरिट है, जो राष्ट्रवाद की स्पिरिट है, वो भी उजागर होती है। सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर्स, कुछ जो बहुत टॉप के जो कमांडर्स थे वो रिज़ाइन भी कर देते हैं, इवन कुछ रिटायर हो जाते हैं। अब रिज़ाइन क्यों कर देते हैं, क्योंकि उनको लगा कि वो ये जो वॉर है वो हार चुके हैं, इस वजह से उन्होंने रिज़ाइन भी किया है कि वो सक्सेसफुल नहीं रहे इस चीज़ में। नेहरू क्लोज एसोसिएटेड एंड द डिफेंस मिनिस्टर V. Krishna Menon had to leave the cabinet.
नेहरू के जो क्लोज एसोसिएट थे, जिनको डिफेंस मिनिस्टर का दर्जा भी दिया गया था, वी कृष्णा मेनन, तो इनको भी अपना कैबिनेट छोड़ना पड़ा। नेहरू के खुद के जो स्टेचर थे, यानी कि नेहरू का खुद का जो स्टेटस था, वो उसको भी सफ़र करना पड़ा, एज ही वो सेवरली क्रिटिसाइज्ड, क्योंकि लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया कि नेहरू जी ने पहले जो असेसमेंट की चाइना के इंटेंशन को लेकर कि चाइना ऐसा वॉर नहीं करेगा फ्यूचर में, ऐसा नेहरू जी ने जो बोला, उस नेहरू जी के खिलाफ इस तरीके का क्रिटिसाइज जो है वो भी देखने को मिलता है कि लोग उनके खिलाफ बोलना भी शुरू कर देते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो यहाँ पर लागू कर दिया जाता है, जिसको लोकसभा में डिबेट किया जाता है। तो सून देयर आफ्टर कांग्रेस जो है वो भी इलेक्शंस हार जाती है कुछ जगहों पर टू लोकसभा। द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड बिगन टू चेंज, और जो पॉलिटिकल मूड है वो भी कंट्री का चेंज होना शुरू कर देता है। सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द अपोजिशन एज वेल। अब ये चाइना और इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसने अपोजिशन पार्टी जो है उसको भी अफेक्ट किया, एंड दिस एंड द ग्रोइंग। अब ये जो स्टेंजास दे रखे हैं, तो इनमें हमें जो हमारी कंट्री जो है उसके पॉलिटिकल मूड के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें चाइना और इंडिया की वॉर के बारे में बाद में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में हम इस टॉपिक में इस स्टेंजा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस एंड द ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड सोवियत यूनियन क्रिएटेड irreconcilable differences within the CPI। अब क्या हो रहा था कि इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट तो अच्छे मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया था इंडिया और चाइना में, तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अपोजिशन भी इफेक्ट हुई। कैसे हुई? क्योंकि इससे रिफ्ट का मतलब क्या होता है? दरार आ जाना। तो ये जो चाइना और सोवियत यूनियन है उसके बीच में भी दरार आनी शुरू हो गई थी। अब ऐसा होने की वजह से क्या हुआ था? इरकॉन्सिलेबल डिफरेंसेस, यानी कि कॉन्फ्लिक्टिंग डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं इंडिया में जो सीपीआई पार्टी है ना उसके अंदर। कैसे? अब ये भी देखते हैं। एक तो प्रो यूएसएसआर फैक्शन रिमेन्ड विद इन दी सीपीआई। प्रो यूएसएसआर का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप जो कि यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को जो है सपोर्ट कर रहा है। तो ये सीपीआई के अंदर ही रहा। मतलब सीपीआई जो है एक पार्टी है इंडिया में, इस पार्टी के अंदर एक ऐसा भी ग्रुप है जो कि किसको फेवर करता है? यूएसएसआर को सपोर्ट करता है। तो इसने क्या किया? इस ग्रुप ने कांग्रेस के साथ क्लोजर टाइज बना लिए। ठीक है, इस ग्रुप ने कांग्रेस के साथ क्लोजर टाइज बना लिए। दूसरा फैक्शन भी होता है इसी पार्टी में, सीपीआई में ही, लेकिन ये जो फैक्शन होता है ये किसको ये चाइना जो है उसके ज़्यादा क्लोज होता है, और कांग्रेस के साथ जो भी टाइज बनाता है उसके अगेंस्ट होता है। ठीक है, ये दूसरा ग्रुप ये था। अब जो पार्टी है यानी कि जो सीपीआई है ये स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला ग्रुप था, ये जो सेकंड वाले ग्रुप की जो हमने बात की, जो कि क्या कर रहा था? जिसके चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस थे। ठीक है, इसने क्या किया? ये स्प्लिट हो जाता है 1964 में, एंड द लीडर्स ऑफ द लेटर फैक्शन फॉर्म द सीपीआई एम, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट जो है वो बन जाती है। ठीक है, सीपीआई एम जो है ये बना लेते हैं। अब क्या हुआ था कि ये जैसे सीपीआई पार्टी है, इस सीपीआई पार्टी में एक ग्रुप तो ऐसा है जो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा है, एक ग्रुप ऐसा है जो चाइना को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और चाइना और यूएसएसआर में दरारें आ चुकी थी। इस वजह से क्या हो गया था? इस ग्रुप ने ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप था इसने तो कांग्रेस के साथ भी टाइज, क्लोजर टाइज बना रखे थे, बट ये इसके अगेंस्ट था। इसने क्या किया? ये ग्रुप जो है ये अपनी अलग से पार्टी बना लेता है जिसको कहा जाता है CPIM। ठीक है, तो हाफ पार्ट जो है वो चाइना को सपोर्ट कर रहा है सीपीआई का, और हाफ जो है यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से स्प्लिट हो जाता है 1964 में, और CPIM जो है वो बन जाती है।
इन द वेक ऑफ चाइना वॉर, अब चाइना के वॉर की वजह से बहुत सारे लीडर जो हैं वो CPIM जो पार्टी है उसके, वो अरेस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। अब देखो, इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट थी? इंडिया में तो कांग्रेस थी, ठीक है, इंडिया में तो कांग्रेस थी। और ये जो कांग्रेस है, हमें पता है कि इसके USSR के साथ अच्छे रिलेशंस थे, ठीक है, हमें पता है। तो इनको अरेस्ट क्यों किया गया? CPIM तो वैसे ही जो बाद में बनी थी, ये तो वैसे ही कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करती थी। दूसरी बात, ये चाइना को सपोर्ट करती थी। इंडिया और चाइना की क्या हो रखी थी? वॉर हो रखी थी इंडिया और चाइना की। और इस वॉर की वजह से इनके बीच में डिफरेंसेस आ गए थे। तो कांग्रेस तो ऑब्वियसली क्या करेगी? कांग्रेस तो चाइना को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। और इस वजह से ये जो CPI है, इसने चाइना को सपोर्ट किया। इसी वजह से कांग्रेस ने इसको क्या कर लिया? इसके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। The war with China alerted the Indian leadership to volatile situation in the north east region। अब जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यानी कि ये वाला जो रीजन है इंडिया का, तो इसकी जो सिचुएशन थी वो अस्थिर थी, मतलब स्थिरता नहीं थी। तो चाइना के साथ इंडिया की वॉर होती है, तो इस वजह से इंडिया सतर्क हो जाता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट रीजन है तो उसके बारे में भी हमें ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग आइसोलेटेड एंड एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड, अब ये जो रीजन था वो इतना ज़्यादा आइसोलेटेड रहा, इतना ज़्यादा वो अंडर डेवलप्ड रहा, ठीक है। तो ये रीजन जो है, वहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन का भी चैलेंज इंडिया को फेस करना पड़ता है, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन भी कराना पड़ता है। पॉलिटिकल यूनिटी जो है उसका चैलेंज भी इंडिया को फेस करना पड़ता है। प्रोसेस ऑफ इट्स रीऑर्गेनाइजेशन, अब इसकी रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है चाइना के बाद। तो अब जैसे ये इंडिया का मैप है, तो ये वाला जो रीजन है इसे ही नॉर्थ ईस्ट रीजन कहा गया है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो नागालैंड है, ये जो नागालैंड है इसको भी स्टेटहुड प्रोवाइड किया गया, त्रिपुरा को भी स्टेटहुड प्रोवाइड किया गया, एंड मणिपुर जो है उसको भी स्टेटहुड ग्रांट किया गया। जो यूनियन टेरिटरीज थी उनके पास अपना खुद का राइट था कि वो अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं उनको खुद से इलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हमने ये चाइनीज़ इन्वेजन के बारे में पढ़ा। चाइनीज़ इन्वेजन 1962, यानी कि 1962 में वॉर के बाद क्या क्या सिचुएशंस रही, पॉलिटिकली इंडिया कैसा रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आई होप आप सबको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।